बिहार पुलिस कक्षपाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, सीएसबीसी के द्वारा जो बिहार पुलिस कक्षपाल, बिहार मद्यनिषेध सिपाही और बिहार चलंत दस्ता सिपाही की 4128 पोस्ट पर जो वैकेंसी जारी किया गया है, उसके लिए हम लोग बिहार पुलिस कक्षपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 16 दिसंबर 2020 का, और पेपर 2 शिफ्ट में लिया गया था। तो आज हम लोग जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी पेपर डिस्कस करवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा, तो इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में करती हैं। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? देखिए, बिहार से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है, तो बताइए कि बिहार का कौन सा जिला जो है बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जिला किशनगंज है। अच्छा ध्यान रखना है, किशनगंज में जो है चाय की खेती की जाती है, और किशनगंज जो है ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा मैं बात करूं कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो एक किशनगंज हो गया, पूर्णिया और कटिहार, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल के साथ बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ये ज़िले कौन कौन से हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। उस समय करंट में ये रहा था प्रश्न, तो करंट का भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पूछा गया 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये घटना 1930 की है, ठीक है ना। और देखिए चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना सूर्यसेन ने तैयार किया हुआ था, ठीक है ना। सूर्यसेन ने तैयार किया हुआ था, और इन्होंने ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण किया था लूटने के भ्यू से। इनको जो है 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। तो सूर्यसेन राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और इनको सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा अगर आपसे कि मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से, तो सूर्यसेन को, ठीक है। चलिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो देखिए मीर कासिम अलीवर्दी खां के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था, और उसने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर मुंगेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? अच्छा ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो अभी आपको वर्तमान में याद रखना है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए अभी वर्तमान में आपको याद रखना है, अभी वर्तमान में कौन है, तो मनोज सिन्हा ही है, ठीक है ना। तो मनोज सिन्हा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ऑलरेडी दिया भी गया था, उस समय भी थे ये और अभी भी हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, हाँ,
देखिए फिर से पढ़िए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। तो सबसे कम जो था लिंगानुपात, मतलब दोनों में मिला करके, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिला करके, तो इसमें से आपका हो जाएगा दमन और दीव में। कहाँ पर? तो दमन और दीव में। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित या राज्य दोनों की बात करें तो ये दमन और दीव है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश पूछ लिया जाएगा तो पुडुचेरी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना। और राज्यों में सबसे कम कहाँ पर लिंगानुपात है? तो हरियाणा में है। और सबसे ज़्यादा केरल में। निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? अच्छा, वैश्विक समस्या इसमें से कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि आतंकवाद जो है इसका प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है और यह एक तरह की वैश्विक समस्या है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। अच्छा, बात मौलिक अधिकार की आई हुई है, फंडामेंटल राइट्स की, तो आपको पता है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में यह मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान में इसको कहाँ से ग्रहित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखिए अगर मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपको पता है कि आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 21 है। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कितना दिन पहले? तो 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो संविधान के संशोधन में। ठीक है, संविधान के संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में है, तो वहीं कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसमें संशोधन की 3 विधि अपनाया गया है। एक तो साधारण विधि के द्वारा संशोधन, एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको पता है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हुई थी। और उस समय अगर पूछेगा कि मुगल बादशाह कौन था तो फ्रेंड्स अकबर था। ठीक है। चलिए भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा कि भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक है ना। जबकि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, उत्तराखंड में। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। और उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। देखिए भारत में कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा इसमें से गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए, कौन सा यहाँ पर गैर पारंपरिक हो जाएगा, गैस नहीं होगा, यहाँ गैर पारंपरिक बनाइए। हाँ, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। देखिए 2 प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, एक पारंपरिक है और एक गैर पारंपरिक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर गैर पारंपरिक पूछा गया। गैर पारंपरिक के दायरे में आपका सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, जल विद्युत आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, समुद्री ऊर्जा आ जाएगा, भूतापीय ऊर्जा आ जाएगा। ये सब आपके जो है गैर परंपरागत है। ठीक है। चलिए बाकी ये सब देख सकते हैं, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस प्रभाव इसको हरित गृह प्रभाव भी हिंदी में कहा जाता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ठीक है ना। और कुछ ग्रीन हाउस गैस का भी नाम याद रखना है, जैसे कि आपका एक CFC हो गया, CH4 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ग्लोबल वार्मिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए सीरा में भी होगा, धमनी में भी होगा और कोशिका, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह जो होता है ये आपका बायां अलिंद, बायां निलय, फिर आपका दैहिक महाधमनी, विभिन्न धमनियाँ, छोटी धमनियाँ, धमनी कोशिकाएं, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? यह प्रश्न बड़ा रिपीट होता है, तो ये आपको पता है कि ये आपका SO2 और NO2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बताइए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? बताइए। तो फ्लोराइड की मात्रा 0.5 ppm जायज़ है, 0.5। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? तो ये मेढक हो जाएगा। मेढक एक ऐसा जंतु है जो एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक तत्वों को, मतलब पोषण स्तरों को ग्रहण कर सकता है। और मेढक जो है ये उभयचर वर्ग में आता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएंगे नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्राइट। ठीक है ना, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? तो देखिए जो सबसे आपका क्षोभ मंडल है उसमें वायुमंडलीय संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा, आंधी, गरज, बिजली चमकना, ये सब होता है। समताप मंडल जो होता है उसमें वायुमान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा मानी जाती है। और ये आयन मंडल हो जाएगा जहाँ से रेडियो तरंग में मदद करती हैं ये। ठीक है, देखिए कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो देखिए व्यावसायिक तौर पर अगर हम बात करते हैं अमोनिया बनाई जाती है तो कैसे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हैबर विधि से। हैबर विधि से, ठीक है ना, हैबर विधि से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, अब दिख रहा है ना सारा ऑप्शन? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन से प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? मैडम क्यूरी को दिया गया है। मैडम क्यूरी को दिया गया है, ध्यान रखिए। एक बार इनको फिजिक्स के लिए दिया गया है और एक बार इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैरी क्यूरी को। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो आपको पता है इसका नाम है कौन सा? तो फ्रेंड्स सौभाग्य योजना नाम है, इसका नाम है सौभाग्य योजना। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा उचित आकृति का चयन करना है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आकृति दे दिया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब क्या करिए आप पूरा देख लीजिए। ऑप्शन दिख रहा है, छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ अब पूरा दिख रहा है। बताइए कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी, बताइए फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए अब 2 आ जा रहा है, यहाँ पर है और फिर यहाँ पर जो है ना अब आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से देखिए अब यहाँ पर बढ़ के आ रहा है और फिर यहाँ से अब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं अपने तरीके से। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? नागी बांध और नकटी बांध, आपको याद होगा नागी डैम पश्चिमी बिहार और नकटी डैम पश्चिमी बिहार, ये जमुई में है और रिसेंटली इनको रामसर स्थल का दर्जा भी दिया गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप से जाना जाता है? तो देखिए वन स्टॉप सेंटर योजना अथवा सखी केंद्र केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सखी केंद्र हो जाएगा यहाँ पर।
चलिए उसके बाद देखिएगा, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है ना। किसी भी संस्थान के अंदर पुरुष और महिला साथ में काम करते हैं तो उन दोनों को एक ही प्रकार के नेचर वर्क है, तो उनको वेतन में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को सुनिश्चित करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को बनाया गया है। चलिए आर्थिक हितों की यहाँ पर रक्षा पूछ रहा है, ठीक है ना, आर्थिक हितों की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीज का युद्ध लड़ा गया था। हाइडे स्पीज आपने ऐसे भी पढ़ा था, हाइडे स्पीज, या फिर इसको वितस्ता और झेलम, मतलब झेलम के तट पर यह हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सिकंदर और पंजाब का शासक पोरस था, उसी के बीच हुआ था, झेलम के तट पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता। अब देखिए ये करंट का उस समय का क्वेश्चन है, अभी आपको 2025 वाला याद रखना है, और जब आपका पेपर होगा तो उस समय अगर 2026 में पेपर होगा तो ये अगर हो गया होगा तो आप उस समय वाला याद रख के जाइएगा। तो देखिए 2025 वाला बताइए। पहले देखिए फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल का खिताब पोलैंड की है ईगा स्विटेक, इन्होंने ही जीता था। तो उस समय ईगा स्विटेक ने जीता था। और अभी कौन जीता है 2025 में, आपका जो फ्रेंच ओपन है उसका महिला एकल का खिताब जो है ये कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कौन जीता है, कोको गॉफ ने जीता है, ये अमेरिका की हैं। ठीक है ना। अगर वहीं पूछा जाए 2025 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स करंट का वेटेज कितना रह रहा है। तो उस समय आयुष्मान खुराना को किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयुष्मान खुराना का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आयुष्मान खुराना कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी आपको देखिए याद रखना है यूनिसेफ के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, कई दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए यूनिसेफ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1946 में। ठीक है ना। इस्टेब्लिश कब हुआ है यूनिसेफ, तो 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। चलिए अच्छा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय ने किया है। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है और इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी माना जाता है। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स इन्होंने जो है मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था और संवाद कौमुदी का भी इन्होंने ही प्रकाशन किया हुआ था। तो ये सब भी पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है ना, आर्य समाज की स्थापना किया था। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष में रहा है। यह उस समय का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए फ्रेंड्स उस समय जो है टॉप पर रहा था कौन सा राज्य, तो फ्रेंड्स ये राज्य रहा था हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा रहा था। तो यहाँ पर हरियाणा दिया गया है। अगर वर्तमान में अगर बात करें 2025 में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2025 में, तो आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर है। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होगा, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है। जब दाब में वृद्धि होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जब दाब में कमी होता है तो क्वथनांक घट जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो देखिए द्विबीजपत्री वे
सुपुष्पक होते हैं जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। जैसे कि आपने चना का दाल देखा होगा ना, उसको फोड़िएगा चना को तो उसमें से 2 दाल निकल जाएगा, ठीक है ना। मटर है, सेम है, ये सब होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूली एक रूपांतरित क्या है, बताइए। तो ये एक जड़ है, ठीक है ना, जड़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा और आलू तना है, ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? रक्त समूह का खोज। तो ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने, यहाँ पर मैं लिख दूँ लैंडस्टीनर ने किया था, लैंडस्टीनर ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर है 16 सितंबर, ये वाला करेक्ट होगा, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है और पानी का आयतन जो होता है इसी तापमान पर न्यूनतम भी होता है। तो साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि पानी का आयतन न्यूनतम होता है तो ये 4 डिग्री पर। देखिए प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न का मैं आंसर आपको बता दूंगा, मैथ का जो है ना आसान प्रश्न है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका एक तरह के रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है। बताइए यहाँ पर सही विकल्प क्या आ जाएगा? तो BC3D, कहाँ पर है? BC3D, यह आ जाएगा BC3D। चलिए यदि उत्तर पश्चिम मतलब कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा? ये सब बना लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका उत्तर पूर्व बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद, तो मंगलवार प्लस 79/7 का आपका शेषफल, मंगलवार प्लस 2 आ जाएगा ना, तो जोड़ दीजिएगा, शेषफल आपका 2 आ जाएगा, तो ये गुरुवार बन जाएगा। आप लोग अपने तरीके से बनाइएगा इसको। देखिए एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं? सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन कर रहा है। तो देखिए एक पेड़ में जो है हमेशा जड़ें होती हैं, क्योंकि जड़ के बिना पेड़ सूख जाएगा, तो जड़ सबसे ज़्यादा है, जड़ हमेशा होती हैं। प्रश्न में कहा भी गया है कि आवश्यक उत्तर का चयन करना है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में अमीर राज्य कौन सा है? बताइएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें से आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो झारखंड यहाँ पर देखिए दिया भी गया है। चलिए भंडार और उत्पादन। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो देखिए संविधान की जो प्रस्तावना जो है ना, प्रियम्बल जो है ना, उद्देशिका, इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो ना है, इन्होंने संविधान का जो आर्टिकल 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान का अंतरात्मा कहा है। चलिए उसके बाद देखिए ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? बताइए। तो ये महिला समृद्धि योजना है, ठीक है ना, महिला समृद्धि योजना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय पूछा गया था कि होप मिशन टू मार्स किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? होप मिशन टू मार्स। तो फ्रेंड्स ये आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, होप मिशन टू मार्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका UAE, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, तो यहाँ पर देखिए कुषाण वंश हो जाएगा, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम, जिसको कि मनरेगा बोला जाता है, इसके तहत कितने दिन का रोजगार का जो है आपका प्रदान किया जाता है? बताइए कितने दिन का? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स यहाँ पर कितना दिन हो जाता है? तो यहाँ पर 100 दिन हो जाएगा, ठीक है ना, 100 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए अगर हम बात करते हैं जो महात्मा गांधी मनरेगा जो है ये आपका 2006 को लागू हुआ था, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? जनजातीय क्षेत्रों में बताइए। तो फ्रेंड्स ये समिति जो है ये पीके थुंगन समिति है, ठीक है ना, जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है और इन्हीं समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर बृहद्रथ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया कि टोबा झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है उसी पर स्थित है, उसके उत्तर मध्य में स्थित है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा में, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह आपका प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये भी मैं गणित का प्रश्न है। ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर के 18 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेला पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 54 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और यहाँ पर आंसर आप इसका बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए, पूरा ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए फिर आप आंसर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर इसका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा आ जाएगा, तो बी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में 22 बार मिलती हैं, इसको आप रट ही जाइएगा। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? बताइए। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये आपका अनुच्छेद 324 है। संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के निर्वाचनों के संचालन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। ये जो आर्टिकल है आपको याद रखना है, ठीक है ना। आर्टिकल 312 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए देखिएगा कि एक जलाशय, ये गणित का प्रश्न है, आंसर मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 60 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3/13 यहाँ पर दिया गया है। चलिए ये भी गणित का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, बहुत ही आसान है, 20% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दो क्रमागत संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या क्या होगी बताइएगा। तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी जो है गणित का क्वेश्चन है, ध्यान से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका इसका 20 दिन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 20 दिन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा रूट कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 4 आ जाएगा, x=4 आ जाएगा। x का वैल्यू पूछा है ना, तो x= इसका 4 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो है आपको 67 से लेकर के 71 तक आप देख लीजिए। यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा है। अब ये आंकड़ा जो दिया गया है इसी आंकड़े का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी आंकड़े का इस्तेमाल करके आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद इसका हो जाएगा आपका 77.27। उसके बाद देखिए 69 का आपका हो जाएगा 160, ठीक है। चलिए उसके बाद 70 का देख लीजिएगा तो आपका 70 हो जाएगा। और 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 49/13 हो जाएगा। देखिए इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, निश्चित रूप से टेलीग्राम से जुड़िएगा। सक्सेस केंद्रा क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। सक्सेस केंद्रा तो आपको ध्यान में ही है, क्विज सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है। देखिए ये श्रृंखला पूरा करना है, बताइए कैसे पूरा होगा। तो 5, 10, 15, 25, 40 फिर क्या होगा, देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, तो 5 में यहाँ से +5 किया गया है, फिर इसमें क्या किया गया है, +5 किया गया है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 किया गया है, यानी कि 10 ऐड किया गया, फिर 15 ऐड किया गया है,
ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ होना चाहिए। शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो शुभारंभ किया गया था 1954 में। ठीक है ना। 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न दिया गया था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 94 हो जाएगा, 1954। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? विषाणु से होने वाला, वायरस से होने वाला। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एड्स जो है वायरस से होता है, बाकी ये सब आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। आलू का कंद एक रूपांतरित है, तो मैंने बताया था कि आलू तना है, अभी बताया था ना कि आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो ये किसके कारण होती हैं? तो ये होती हैं कोरियोलिसिस बल के कारण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना, ऐसे ध्यान रखना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है ना, और स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। और सामान्य आँख जो है अधिकतम दूरी क्या होगी? अधिकतम अनंत होगी और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन सा है? तो देखिए, पसीना में जो होता है ना, पसीना ये श्वेत ग्रंथियों की त्वचा में स्थित ग्रंथियों से निकलने वाला एक तरह का तरल पदार्थ होता है, और मुख्य रूप से इसमें पानी होता है। साथ ही साथ इसमें अगर बात करते हैं तो क्लोराइड की मात्रा होती है, थोड़ा सा यूरिया होता है, और अन्य रसायन भी इसमें मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की तो इकाई जो है इसका जाति हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको आप नचा के घुमा फिरा के आप पूरा कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको जो है बता देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं? तो ये आपका एक रिड्यूस है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है ना, 3R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का, तो देखिए एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है, इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहाँ पर दिया गया? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, कुलांगार शब्द उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलांगार बोला जाता है, अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को। देखिए उद्वर्तन शब्द का तत्सम रूप है, बताइए। तो ये आपका उबटन का तत्सम रूप है, उबटन राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैमनस्य लिखा गया है। ठीक है ना, वैमनस्य शुद्ध लिखा गया है, और वैमनस्य का मतलब होता है द्वेष, शत्रुता। उसके बाद देखिए, नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नाव का पर्यायवाची तरनी, तारिणी, नौका, जलयान ये सब होता है, तड़ाग नहीं होता है, तड़ाग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना। कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है, मतलब सही नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अंदर का विलोम बाह्य होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अंदर अंतर ये सही युग्म नहीं है। बाकी अनुलोम का प्रतिलोम सही है, सामिस का निरामिस, आचार का अनाचार ये सही, ये वाला गलत दिया गया है। ठीक है ना, मिलान मतलब ये दोनों युग्म सही नहीं है। उसमें से पूछा गया कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित का अर्थ होता है असीम, अपरिचित। ठीक है ना, और इसका विलोम हो जाएगा परिमित। तो यहाँ पर देखिए परिमित दिया गया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम बताना है, व्यक्त का विलोम। तो व्यक्त का जो है विलोम क्या हो जाएगा? व्यक्त मतलब स्पष्ट, प्रकट ये सब होता है, और इसका विलोम लुप्त हो जाएगा। निम्न में से देखिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा? इसमें से सही कौन सा लिखा गया है? तो यहाँ पर देखिए पृथक तो नहीं होगा, पृथक इस तरह से पृथक लिखा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यह आपका प्रांगण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत है।
उसके बाद प्रणाम भी नहीं लिखा जाता है, यानी कि ये वाला सही है, परिणति सही है, ठीक है ना, यानी कि परिणति सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, देवता के, तो देव सुर अमर ये सब हो जाएगा आपका, देव सुर अमर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए वसंत का पर्यायवाची नहीं है, वसंत का पर्यायवाची, तो वसंत का पर्यायवाची होता है मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुराज, ये सब होता है। कलानाथ नहीं होगा, कलानाथ का अर्थ चंद्रमा होता है, ठीक है ना, जो कि ये गंधर्व का नाम है। उसके बाद देखिएगा कि धनुष का पर्यायवाची, तो धनुष का पर्यायवाची क्या होगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा, पिनाक आपने पढ़ा होगा, पिनाक यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, पिनाक तो होगा ही होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना, रुकिए, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पूछा गया कौन इसमें से नहीं है, तो आपका मेदिनी हो जाएगा, ठीक है ना, मेदिनी हो जाएगा, मेदिनी नहीं है, मेदिनी का अर्थ भूमि होता है, धारा होता है, ठीक है ना, बाकी ये सब जो है आपके धनुष के पर्यायवाची हैं। गौरव का विलोम लाघव होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, गौरव का लाघव होता है विलोम, ठीक है। आगम के आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा जो है समूह प्रकट करता है, आगम का अनेकार्थ, आगम आना, राजस्व, आमदनी, भविष्य, ज्ञान, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, ये सब होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आना, ज्ञान, शास्त्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में करेक्ट आंसर दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अपने स्कोर आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा हो, तो देखिए इसमें से यहाँ पर देखिए पाश्चिक जो है ना ये आपका सही हो जाएगा। व्यस्क ऐसे नहीं लिखा जाता है, व्यस्क ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। साप लिखा जाता है, शमशान को इस तरह से लिखा जाता है, श्मशान हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से आपको लिखा जाता है, शमशान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तत्कालीन मद्रास प्रांत में के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये आप सभी को पता है कि ये किया गया था कब, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा किया था। और देखिए 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन गठन अधिनियम 1956 पारित होने के साथ हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश को मिला दिया गया था। और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 1956 हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे, तो इसमें से आपका हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे, ठीक है ना। यहाँ पर तबला वादक पूछा गया तो अल्लाह रखा खा हो जाएगा, ठीक है। और टी.एन. कृष्णन का नाम याद रखिएगा, ये वायलिन वादक हैं, ये वायलिन वादक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तक जो है हुमायूंनामा, ये पूछा गया है हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।